में चुनाव को लेकर के अब बहस छिड़ी हुई है। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद राबड़ी आवास में कथित तौर पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली रोहिणी आचार्य ने एक नया पोस्ट कर खलबली मचा दी है। लालू प्रसाद को अपनी किडनी दान करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने एक वीडियो शेयर कर सवाल खड़ा किया है कि लालू को बेटे ने अपनी किडनी क्यों नहीं दी। वीडियो में रोहिणी काफी गुस्से में भी नजर आ रही है। बिना नाम लिए रोहिणी ने तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर भी एक बार फिर से निशाना साधा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नहीं दिया बेटा, काहे नहीं दिया, आप बताइए इसका जवाब। ये रोहिणी गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। रोहिणी आचार्य की लड़ाई पूरी तरह पारिवारिक है, लेकिन मामला राजनीतिक है, क्योंकि रोहिणी बार बार जिस हरियाणवी और तेज प्रताप जिसे जयचंद बता रहे हैं वो तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव हैं, जिन पर रोहिणी पहले ही खुले तौर पर नाम लेकर आरोप लगा चुकी हैं। मामला सियासी होने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी टिप्पणी की और ये आरोप लगाया कि जघन्य अपराध हुआ है, लालू तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बड़ा हीनियस एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। रोहिणी के नए बयान के बाद मामले ने पहले से ज्यादा तूल पकड़ लिया है, क्योंकि इस बार रोहिणी ने बिना नाम लिए भाई पर यह सवाल खड़ा किया कि लालू को बेटे ने किडनी क्यों नहीं दी। इधर बिहार राज्य महिला आयोग भी रोहिणी के साथ खड़ा है। अध्यक्ष ने कहा, यदि रोहिणी ने शिकायत की तो कार्रवाई होगी, क्योंकि रोहिणी ने गाली गलौज और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ऐसे में देखना होगा ये पारिवारिक विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए और पार्टी की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी। पीके ने जनसुराज की हार का जिम्मा लिया और बिहार की जनता से माफी भी मांगी। हालांकि जब पत्रकारों ने पीके को जेडीयू के 25 सीट आने पर राजनीति से संन्यास लेने वाले दावे की याद दिलाई तो पीके पलट गए। उन्होंने पत्रकारों के सामने एक नई शर्त रख दी। पीके ने कहा कि अगर सीएम नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं 6 महीने में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इन लोग इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार, अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज की सरकार बिहार में बनाने में नाकाम रहे। पीके के गुणागणित के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है पीके का वादा। अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए या उनकी पार्टी जेडीयू को 25 सीटें भी मिल गईं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन बाद जब पीके ने चुप्पी तोड़ी तो पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीके ने क्या कहा वो सुनिए। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इन लोग इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास की बात में विरोधाभास के बाद पीके ने राजनीति से अलग होने की एक नई शर्त रख दी। नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख रुपए दे दिए तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो भी 6 महीने में राजनीति छोड़ देंगे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की बातों में अंतर्विरोध या विरोधाभास इस वादे पर भी देखने को मिला, क्योंकि पीके ने अगले ही पल ये कह दिया, मैं बिहार छोड़ दूंगा ये भ्रम है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बिहार को सुधार कर रहूंगा, ये जनसुराज और पीके की जिद है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले और 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनाने वाले पीके का प्रयोग बिहार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया।
बाउंड्री से बाहर खड़े होकर दूसरे को चुनाव लड़ाने वाले पीके जब खुद बिहार की सियासी पिच पर उतरे तो पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि जनसुराज की ओपनिंग इनिंग बेहद खराब रही। जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और सभी 238 के 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा। यहां तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। पूरे चुनाव में पीके कहते रहे कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगा या फिर फर्श पर। पीके की दूसरी बात सच हुई। पीके ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा, हम लोग सामूहिक तौर पर हारे, सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए। पीके ने माफी भी मांगी और गलती भी। साथ ही ये दावा किया कि जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया, चुनाव में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम नहीं किया। पीके के साहस से यही लग रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से कमर कस ली है। देखना होगा इस हिम्मत से बिहार में जनसुराज की व्यवस्था कायम करने में कितना वक्त लगता है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। देखिए, जगदानंद सिंह ने यह कहा है कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम में मौजूद था। जगदानंद सिंह के बयान पर अब सियासत भी तेज हो गई है। लोगों का अच्छा इंजाम था, ये बताओ ईमानदारी से क्या जानते थे कि राजद की यही हाल होगी? बोलो, तो यही समझ लो कि सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई ना कोई उपाय किया गया ना। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सवाल की। सीधी सी बात है कि जहां जहां चुनाव का परिणाम कर्नाटक में या झारखंड में या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी दलों के पक्ष में आता है, वहां पे न ईवीएम पे आरोप लगता है, न इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगता है, न सरकारी तंत्र पे आरोप लगता है। इनका ढर्रा हो गया है कि जनादेश का अपमान करना। अपवाद ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं, सब विधवा विलाप है। 25,000 वोट पहले से सेट था। अब बंगाल जीत जाते हैं और कर्नाटक जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, तेलंगाना जीत जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लोगों के भव्य स्वागत से दीपक प्रकाश भी उत्साहित दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मखान का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। झारखंड को लेकर उन्होंने कहा कि यहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी और जल्द ही बिहार की जीत का झारखंड पर भी असर पड़ेगा। झारखंड की सरजमी कमल फूल की है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकेत दे रहा है, ये आगाज है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का ये समय और परिस्थिति का हम सब लोग आकलन कर रहे हैं। आने दीजिए, वो अवसर भी आएगा, यहाँ पर भाजपा की सरकार निश्चित बनेगी आने वाले समय। दीपक जी, झारखंड में क्या यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह, एक नई ऊर्जा आ रही। और झारखंड के पूर्व डीजीपी पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हमला बोला है। सस्पेंशन, एक्सटेंशन और इसके साथ फिर से इस्तीफे को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता के बहाने सीएम पर लगाए गए आरोपों पर सत्ता पक्ष हमलावर दिख रहा है और पलटवार भी कर रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता फिर सुर्खियों में है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले दिन से ही अनुराग गुप्ता पर हमलावर बने हुए थे और अब अनुराग के इस्तीफे के बाद भी उनके तेवर कम नहीं हो रहे। बाबूलाल ने पहले सस्पेंशन, फिर पद पर तैनाती और फिर एक्सटेंशन के बाद उनके इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि अनुराग गुप्ता दिल्ली और हरियाणा में बैठकर मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर रहे हैं और पूरे मामले में जांच नहीं कराना बता रहा है कि खेल कुछ और ही है।
हमारे पास तो जानकारी है कई एक ऐसे महत्वपूर्ण फाइल है जिसका उन्होंने पेन ड्राइव बना लिया और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है। और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष ने पलटवार करने में देर नहीं की। जेएमएम प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बाबूलाल मरांडी हेमंतोफोबिया के शिकार हैं और बीजेपी को झारखंड का विकास होने से परेशानी है, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घाटशिला उपचुनाव के बाद बाबूलाल बेरोजगार हो गए हैं और पद पर बने रहने की चाहत में बयानबाजी कर रहे हैं। बाबूलाल जी को हेमंतोफोबिया हो गया है और वो कठपुतली की तरह उनका यूज कर रही है भाजपा। ये चाहते हैं कि हम केंद्र से जो है झारखंड की सत्ता को हैंडल करें। बात में और तथ्यों में कहीं सच्चाई नहीं है। वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसकी जांच राज्य सरकार पहले से करा रही है और अब तो उनको अपने पद जाने का भी खतरा है। एक साथ दो पद के मालिक हैं वो। इधर झारखंड हाईकोर्ट में अनुराग गुप्ता के खिलाफ वकील राजीव कुमार ने ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच साठगांठ के आरोप की जांच की मांग की गई है। हम चाहते हैं कि एक जांच हो और अनुराग गुप्ता का अभी तक का जितना भी काला कारनामा है, लोगों को फंसाने, बाबूलाल जी के खिलाफ किया दर्जनों केस, निशिकांत जी पे दर्जनों केस करवाया, सारे अपने गुर्गे जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों के थ्रू, जो डीएसपी लोग हैं, उसी तरह उन्होंने अन्य लोगों पे कराया, मेरे ऊपर भी कराया था। पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता को केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी कई महीने तक पद पर झारखंड सरकार ने बनाए रखा था और फिर अचानक उनका इस्तीफा ले लिया गया। बाबूलाल मरांडी पूरे मामले में मुखर हैं और उनकी ओर से लगाए गए आरोप गंभीर हैं। जरूरत है सरकार की ओर से जांच कराने की, ताकि नेता प्रतिपक्ष के आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। पटना